चलिए जी बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। सब तबीयत पानी वेरी गुड। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में कौन सा खत्म किया चैप्टर? रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में किसी को कोई दिक्कत है? डेबिट क्रेडिट सबको पता है, क्योंकि अब इस चैप्टर पे आके अगर आप रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पे क्लियर नहीं हो तो ये नहीं आएगा। सिंपल है। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए कुछ पूछना है तो जर्नल शुरू करने से पहले पूछ लो, लेकिन मैंने अच्छा पढ़ाया, सारे क्लियर है। हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के छोटे क्वेश्चन किए थे, टी टाइप वाले, टी टाइप क्वेश्चंस किए थे। आपको वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी इफ यू आर एब्सेंट, राइट? ओके, सो बच्चों, आज हम ये भी कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अकाउंट्स का अगर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स अगर कुछ है तो वो ये चैप्टर है। अगर आपको ये जर्नल चैप्टर आता है मतलब आपने 80% जंग जीत ली अकाउंट्स की, लेकिन थोड़ा सा टफ है। टफ इन द सेंस आपको रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्लियर होने चाहिए, किस ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है ये क्लियर होना चाहिए, देन एवरीथिंग इज सॉर्टेड, राइट? चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। देखो, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ याद दिलाना चाहूंगी। आपको याद है हमारे अकाउंट्स के स्टेजेस होते हैं? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। याद है? आइडेंटिफाई में क्या करते हैं बताओ? है या नहीं? इवेंट है या ट्रांजैक्शन है, ये आइडेंटिफाई। दूसरे में मेजरिंग में क्या करते हैं? अगर ये ट्रांजैक्शन है तो कितने रुपए का ट्रांजैक्शन है, से यस। उससे अगला है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग स्टेज अब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन और मेजरिंग में तो आपने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है बुक्स में। रिकॉर्डिंग जो स्टेज होता है, पहली बार बुक्स में एंट्री होती है रिकॉर्डिंग स्टेज से यस। ठीक है, तो अब ये रिकॉर्डिंग कैसे होगी वो ये चैप्टर आपको सिखाएगा। यानी अभी आप आज अकाउंट्स पढ़ना शुरू करेंगे। आई एम नॉट रॉन्ग इन सेइंग दैट। अभी तक आपने सिर्फ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े, अब आप उसे अप्लाई करेंगे। यहां से अकाउंटिंग की शुरुआत होती है, फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 7, जर्नल। Business transactions that can be measured in terms of money are recorded on the basis of source document. Verifiable objectivity पढ़ा था। क्या कहता है वो कॉन्सेप्ट? कि हर एक ट्रांजैक्शन जो बुक्स में रिकॉर्ड होगा उसके लिए एक प्रूफ अवेलेबल होगा, है ना? वो प्रूफ क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट। कहा है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आप बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल है, सोर्स डॉक्यूमेंट। दीज बुक्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, जर्नल एंड लेजर। यानी हम जो भी रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग करते हैं कौन सी बुक्स में करते हैं? जर्नल और लेजर। बात समझ में आ गई? पहला स्टेप हमारा होगा जर्नल। जब जर्नल बन जाएगा उसके बाद क्या बनाएंगे? लेजर। फिलहाल हम जर्नल बनाना सीख रहे हैं। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है कि जर्नल का दूसरा नाम क्या होता है, क्या लिखोगे? या फिर वो पूछ सकते हैं विच बुक इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? जर्नल। समझ में आया? लेजर को प्रिंसिपल बुक कहा जाता है, वो लेजर चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप जर्नल पे फोकस करें। The transactions recorded in the journal are then posted to ledger. यानी first step is recording, next is classifying. दोबारा सुनो, identifying, measuring, recording. जर्नल जो है वो रिकॉर्डिंग स्टेज है। रिकॉर्डिंग के बाद क्या आता है? क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग कहाँ पे की जाती है? कौन सी बुक में? लेजर में। Both journal and ledger are essential to complete the system of accounting. यानी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने जर्नल बना लिया तो लेजर की जरूरत नहीं है। नहीं, दोनों बनाने पड़ेंगे। बोथ आर नेसेसरी फॉर द कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर टू बी अप्लाइड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। बिना रूल्स के ये चैप्टर नहीं आएगा, मैंने आपको शुरू करने से पहले बता दिया था। ठीक है ना, कि अगर आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स नहीं आते तो ये चैप्टर नहीं आ सकता। यानी इस चैप्टर में आके आप मेरे से ये नहीं पूछेंगे कि मैम एक्सपेंस है आपने डेबिट क्यों किया, क्योंकि पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। इनकम है तो क्रेडिट क्यों की, क्योंकि पढ़ाया था इनकम क्रेडिट होती है। समझ में आया आपको? यानी रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्लियर होने चाहिए।
आप चाहेंगे तो एक बार हम रिपीट भी कर लेंगे बिफोर वी गो टू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस। ओके, मीनिंग ऑफ जर्नल। जर्नल क्या होती है? इट इज अ प्राइम एंट्री बुक। प्राइम एंट्री क्यों? सबसे पहली एंट्री इसी बुक में की जाती है, राइट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रिकॉर्डेड, पहली बार आप बुक्स में जो लिखते हैं वो जर्नल होती है। रिकॉर्डिंग इज डन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज डेट वाइज। देखिए, ट्रांजैक्शन जैसे जैसे इनकर होते हैं उस हिसाब से लिखे जाते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 5 तारीख का ट्रांजैक्शन पहले लिख दिया, 3 का बाद में लिख रहे हैं, नहीं, डेट वाइज होना चाहिए। Transactions are recorded in journal from accounting vouchers and accounting vouchers are prepared from source documents. Okay, I'll explain this. ये लाइन क्या कहना चाह रही है? आपको बोला है कि हम जो जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं वो अकाउंटिंग वाउचर्स के बेसिस पे करते हैं, ठीक है? वाउचर क्या होता है? वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो बनाया जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? ओरिजिनल प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन। डिटेल में समझे, मान लीजिए मैंने अंशिका से कोई सामान खरीदा, इसने मुझे बिल बना के दिया होगा, 10,000 का सामान खरीदा, मिस गर्ग ने मेरे को बिल दे दिया, मैं ले आई अपने बिजनेस, अपने शॉप पे वापस आई, मैंने अपने अकाउंटेंट को वो बिल दे दिया कि लो भैया एंट्री कर लो। मी बीइंग ओनर मैं खुद एंटर नहीं कर रही, मैंने जो अंशिका से बिल मिला उठा के अकाउंटेंट को दे दिया कि ये लो एंट्री कर लेना। अब अकाउंटेंट क्या करता है? उस बिल को हम कहेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या कहेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट। इस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मेरा जो अकाउंटेंट है वो बनाएगा एक अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है? उसमें लिखा जाता है कि इस ट्रांजैक्शन की डेट ये है, डेबिट ये होगा, क्रेडिट ये होगा, और बेसिकली उस एनालिसिस होता है, उस वाउचर का क्या होता है? एनालिसिस होता है। जो सोर्स डॉक्यूमेंट इसने दिया है, दैट सोर्स डॉक्यूमेंट विल बी एनालाइज्ड इन द अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर आपका एक चैप्टर है, उसमें हम सीखेंगे कि कैसे बनाए जाते हैं, राइट? अब उस वाउचर के बनने के बाद अकाउंटेंट एंट्री करेगा। समझ में आई आपको बात? पहला स्टेप आया सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बना वाउचर, वाउचर के बेसिस पे हो गई जर्नल में एंट्री। सिंपल है, वही लिखा है, दोबारा पढ़ लो। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल फ्रॉम अकाउंटिंग वाउचर्स एंड अकाउंटिंग वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोर्स documents. Okay, all financial transactions can be recorded in a simple journal. An enterprise may decide to maintain separate journals to record particular type of transactions. बच्चों अब इसको ऐसे समझो, मैं ना आसान भाषा में आपको बताती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे ना हमारी क्लास में ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपको पता होगा, अगर कोई अंशिका जैसा बच्चा होगा स्कूल में, वो क्या करेगा? सारे सब्जेक्ट की अलग नोटबुक बनाएगा। भाई साहब, इकोनॉमिक्स की नोटबुक होगी, बीएसटी की होगी, इंग्लिश की होगी, जितने सब्जेक्ट है उतनी नोटबुक होगी, सारी प्रॉपर काम किया होगा, है ना? डोंट माइंड, मैं आपका सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ। एक अपने, अच्छा ही वांट के मेरा एग्जाम्पल लो, चलो एक कबीर जैसे बच्चे हैं, ये क्या करेंगे? एक ही नोटबुक रखेंगे भाई साहब, जो लेक्चर हुआ सारा उसमें, इको उसी में, बीएसटी उसी में, इंग्लिश उसी में, अकाउंट्स, जो भी ढूंढा हो उसकी एक किताब में मिलेगा। समझ में आया? तो अगर मैं कबीर का एग्जाम्पल लूं तो वो जर्नल बना रहा है, अगर मैं अंशिका का एग्जाम्पल लूं तो वो सब्सिडरी बुक्स बना रही है। कहने का मतलब, अगर कोई छोटा फर्म होता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होते हैं बच्चों, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होते हैं तो सारे ट्रांजैक्शन को एक ही बुक में लिख देते हैं। उस एक बुक को क्या कहा जाता है? जर्नल। समझ में आई बात? दोबारा बताना, इतनी बात नहीं। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत सारे एम्पल है, राइट, तो अगर वो एक ही किताब में सब कुछ लिख देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो क्या करता है? जर्नल के छोटे छोटे हिस्से कर देता है कि ये मेरी परचेज की जर्नल है, ये मेरी सेल की जर्नल है, ये मेरी कैश ट्रांजैक्शंस की जर्नल है, ये परचेज रिटर्न की है, ये सेल रिटर्न। जैसे आप सब्जेक्ट वाइज नोटबुक्स बनाते हैं ना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि एंटरप्राइज में डिसाइड टू मेंटेन अ सेपरेट जर्नल। अब जिस बच्चे को पूरा काम करना होता है, सारा लिखना होता है, वो अलग अलग नोटबुक बनाता है। जिसने लिखना ही 2-4 लाइनें है, वो एक में ही काम चला लेता है, ठीक है ना? क्योंकि अगर टीचर 10 चीज लिखेगी, उसने एक ही लिखनी है, तो वो क्यों बनाएगा, क्यों जहमत करेगा? तो खैर वो एक मजाक की बात है। वापिस इस पे आते हैं। जनरली होता ही है जिसका छोटा बिजनेस होता है,
नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होते हैं, दे कैन ऑप्ट फॉर जर्नल, जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी जब सारे ट्रांजैक्शंस को एक ही किताब में लिखा जाता है तो कैसे होता है वो हम जर्नल चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वो क्या करती है, अपने जर्नल के छोटे छोटे हिस्से कर देती है और उसे क्या नाम देती है, सब्सिडरी बुक्स। क्या नाम देती है, ये सब्सिडरी बुक्स कैटेगरी बन जाती है। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर, ऐसे करके अलग अलग किताबें बना दी जाती हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर उधार पे सामान खरीदा है तो परचेज बुक, उधार पे सामान बेचा है तो सेल्स बुक, कैश का कोई भी ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक, परचेज रिटर्न हुआ तो परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न हुआ तो सेल रिटर्न बुक। अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो इन पांचों में नहीं आ पा रहा तो एक मिसलेनियस बुक होती है जर्नल प्रॉपर के नाम से। समझ में आ रहा है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सब्सिडरी बुक्स वाले चैप्टर पे जाएंगे, राइट। तो फिलहाल के लिए आपने क्या समझना है कि या तो आप जर्नल बना सकते हैं या फिर उसके छोटे छोटे हिस्से कर सकते हैं। पढ़िए, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड इन द सिंपल जर्नल, जो ये चैप्टर है। An enterprise may decide to maintain separate journals to record a particular type of transaction. For example, purchase book for credit purchase, sales book for credit sale, cash book for cash transaction, purchase return book for purchase return, sales return for sales return, journal proper for miscellaneous, जो अबाउ 5 में नहीं आया वो आखिरी बुक में लिख दो, ठीक है। सो अब इन बुक्स को क्या कहा जाता है, these special books are called special journals, or you can call it special purpose books, or the best name is जिस नाम से आपका ये चैप्टर, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स एक अलग चैप्टर है, समझ में आ रहा है आपको, फाइन। मूविंग अहेड, आई होप दिस मच इज क्लियर, आपको क्लियर है। यानी या तो आप जर्नल बनाएंगे या सब्सिडरी, दोनों नहीं बनाएंगे, समझ में आ रहा है। आइदर चूज जर्नल और चूज, अगर आपका छोटा बिजनेस है तो गो विद जर्नल। अगर मान लो परचेज के ट्रांजैक्शन ही 4 होते हैं तो अलग बुक बना के क्या करोगे, समझ में आ रहा है। ओके, डेफिनेशन ऑफ जर्नल पे आते हैं। आई डोंट थिंक एग्जाम में उतना पूछेंगे, बट एज अ पार्ट ऑफ थ्योरी, देखो मेरी आदत है, अकाउंट्स जनरली थॉट प्रोसेस ये होता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी पढ़ने की क्या जरूरत है। बट क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मेरा फंडा बच्चों यही होगा कि मैं प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरी पे फोकस करूंगी। क्यों? क्योंकि अगर थ्योरी क्लियर होगी ना तो प्रैक्टिकल अपने आप क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो वर्क ऑन कॉन्सेप्ट्स। द बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड जर्नल। इट इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डे बुक। क्या बोलते हैं? डे बुक। आप मार्केट में जाके अगर बोलेंगे ना भैया डे बुक दे दो, मिल जाएगी मार्केट में, इजीली अवेलेबल। ठीक है, मैं भी घर पे रखती हूँ डे बुक। अभी मैं लाई नहीं हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको, मैं घर के खर्चे लिखने के लिए, ताकि पता रहे कहाँ पे क्या स्पेंड हो रहा है, राइट। क्योंकि मैं खर्चीली बहुत हूँ, कुछ ना कुछ मेरे को खर्चा करना होता है, तो कम से कम लिखा हो कि हाँ तुमने ये खर्चा किया है, राइट। सो ट्रेडर रिकॉर्ड्स डेली ट्रांजैक्शंस इन इट। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजैक्शंस इनटू जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जर्नल का वर्ब फॉर्म क्या है? जर्नलाइजिंग। यानी जब आप जर्नल में एंट्री करते हैं तो उसे कहते हैं कि जर्नलाइजिंग है, राइट। A journal is a chronological record of financial transactions of a business. This is simpler. Some important terms used for journal. पहला है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये मैंने बता दिया कि जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। So journal is called a book of original entry or prime entry because the transaction is first recorded in this book and thereafter transferred to ledger. अगला वर्ड है जर्नल एंट्री। जब आप बुक्स में, जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं तो उसे कहा जाता है जर्नल एंट्री। क्या कहा जाता है? पढ़िए, एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। जर्नलाइजिंग क्या है? इसका वर्ब फॉर्म है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड, लिखा होगा देखो, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। पोस्टिंग क्या है? जब आप जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते हैं, इस एक्शन को क्या कहते हैं? पोस्टिंग। क्या कहते हैं? जैसे अगर मान लो मेरे को, आपको बोलना हो कि भाई ये एंट्रीज जर्नल से लेजर में ट्रांसफर कर दो, तो व्हाट आई विल से, इन एंट्रीज की पोस्टिंग कर दे।
समझ में आया? यानी जर्नल से लेजर की तरफ जाने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। सिंपल है। यानी पोस्टिंग हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, पोस्टिंग हम लेजर में पढ़ेंगे कि पोस्टिंग कैसे की जाती है, राइट? फिलहाल हम सिर्फ जर्नल पढ़ेंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर बच्चों। ओके, मूविंग टू फीचर्स ऑफ जर्नल। ये जो जर्नल आप बनाएंगे, डे बुक जिसे कहते हैं, उसके क्या फीचर्स हैं? सो डे टू डे ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होते हैं। क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब है? डेट वाइज। इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स डेबिट एंड क्रेडिट। इट शोज द कंप्लीट डिटेल ऑफ अ ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन की कंप्लीट डिटेल आपको इस जर्नल से मिलेगी। Journalizing is the process of recording and journal entry is the form in which it is recorded। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो प्रोसेस होता है उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं। जब रिकॉर्ड हो जाती है तो वो जर्नल एंट्री बन जाती है। एंटरप्राइज में रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल जर्नल और इट में अडॉप्ट सब डिविजन्स विच इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। सॉरी, पार्डन। पोस्टिंग क्या है? ओके बच्चे, आपको इतनी बात समझ में आई कि हमारे स्टेजेस होते हैं आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग जो होती है जर्नल में की जाती है। फिर जब जर्नल बन जाता है तो वो एंट्री लेजर में ट्रांसफर की जाती है, विच इज अ क्लासिफाइंग स्टेज। जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करने का जो एक्ट है दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। क्लियर हुआ बच्चे? दोबारा बताना है। ओके, एडवांटेजेस ऑफ जर्नल सिंपल है। प्रोवाइड्स अकाउंटिंग डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, हमें डेट वाइज एक जगह पे ट्रांजैक्शंस मिल जाते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूसेस। क्यों? क्योंकि हम हर चीज को दो बार लिखते हैं, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो जब हर चीज के डबल इफेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हो तो गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये क्या है? देखिए, जब जर्नल एंट्री लिख दी जाती है उसके नीचे ब्रैकेट बना के ये लिखा जाता है कि ये जर्नल एंट्री हमने करी है, ये क्यों करी है, क्या कारण है इस जर्नल एंट्री को करने का। सो दैट ब्रैकेट वाला पोर्शन इज कॉल्ड नरेशन। क्या कहा जाता है? जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं उसके नीचे ब्रैकेट बना के उसका नरेशन लिखते हैं, विच इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट जर्नल एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको ट्रांजैक्शन दिया था सैलरी पेड 10,000। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट होगा। कैश एसेट है, क्रेडिट होगा क्योंकि वो जा रहा है। एंट्री क्या बनी? सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। क्या बनी? सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो पहले इतना लिख दीजिए जर्नल में, उसके बाद नीचे ब्रैकेट बनाइए और लिखिए बीइंग सैलरी पेड। यानी मैंने ये जो एंट्री करी क्यों करी? क्योंकि मैंने सैलरी पे करी है। दैट्स इट, राइट? सो ये एक्सप्लेनेशन है। जब हम प्रैक्टिकल पे चलेंगे बेटर समझ में आएगा। दिस जर्नल इज अ बेस फॉर पोस्टिंग। लेजर बना ही नहीं सकते जब तक जर्नल नहीं बनाया, लॉजिकल है। तो ये जो जर्नल है ये लेजर के लिए बेस बन जाता है, ऑब्वियस सी बात है। लोकेशन ऑफ एरर क्यों बोला है? क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दो चीजें हम लिख रहे हैं, सेम अमाउंट डेबिट, सेम क्रेडिट। तो अगर वो मैच नहीं हुआ टोटल जाके तो आपको इमीडिएटली समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं कोई गलती की है मैंने। समझ में आ रहा है? सो एरर को लोकेट करना आसान हो जाता है। जर्नल की लिमिटेशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, अगर आपके बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, तो ये बुक हेल्पफुल नहीं है। गो फॉर सब्सिडरी। समझ में आ रहा है? अनसूटेबल फॉर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। All transactions can be recorded in one journal if the number of transactions are less. But if the volume of transaction is very large, it would not be feasible to record each and every transaction in a single journal. In that case, subsidiary books will be adopted. Simple है? It is not a simple system of accounting. यानी जर्नल करना कोई चने चबाने जैसा नहीं है। आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स आते होंगे तब कर पाओगे। ऐसा नहीं है कोई भी एरा गेरा नत्थू खेरा जर्नल एंट्री कर सकता है। पढ़ के कर लो तो भी बड़ी बात है, ठीक है? उसमें भी गलतियां करोगे, देख लेना। सो इट इज नॉट अ सिंपल सिस्टम। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स डेबिट एंड क्रेडिट. It is very necessary that the person who is recording must have a knowledge of rules and principles. समझ में आ रहा है? जर्नल एंट्री करने के लिए रूल्स पता होने चाहिए, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए,
अकाउंटिंग के जो आपके रूल्स हैं वो बाय हार्ट होने चाहिए। जैसे ही ट्रांजैक्शन देखो आपको समझ आना चाहिए क्या इंपैक्ट हो रहा है, ये इंपैक्ट हो रहा है तो ये किस हेड में फॉल हो रहा है। अगर हेड में पता चल गया तो अब इसको डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आसान काम नहीं है, राइट। सो बी प्राउड दैट यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। हाँ तो बोलो यार, ऐसे कॉमर्स वालों को होता है ना यार हम तो पागल है, हमने कॉमर्स ले लिया। साइंस वाले होशियार होते हैं, कुछ नहीं होशियार होते। और साइंस वालों का पढ़ा उनके जीवन में कभी काम नहीं आता। आई बेट वो क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के फॉर्मूला आते हैं जीवन में काम? कोई पूछता है घर में कि किस चीज का क्या फॉर्म? मुझे तो एक भी नहीं आता कि मैं एग्जाम्पल दे दूं। एनीवेज ये बेटर है, कम से कम अकाउंट्स आती है तो घर का खर्चा तो मेंटेन कर लेते हैं डे बुक मार्केट से खरीद के, सही बात है ना। एनीवेज thus the process requires a technical and analytical knowledge. Okay, ये कह रहा है कि जर्नल बनाने से आपको कैश बैलेंस या किसी भी बैलेंस का पता नहीं चलेगा। मान लो आप जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे जा रहे हो, ठीक है, जितने ट्रांजैक्शंस हुए सारे रिकॉर्ड कर दिया आपने। मान लो कैश में ही आपके 25 ट्रांजैक्शन हो गए, तो वो 25 ट्रांजैक्शन देख के बता सकते हो कि मेरे पास इतना कैश बचा हुआ है? नहीं। जब तक उसका लेजर नहीं बना लोगे, लेजर की बैलेंसिंग नहीं कर लोगे, तब तक कैश अकाउंट का बैलेंस नहीं बता सकते। कहने का मतलब ये जो जर्नल है वो लेजर का काम नहीं कर सकती। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने जर्नल बना लिया तो मेरा काम हो गया, आपको लेजर बनाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलिए पढ़ते हैं। ये दोनों पॉइंट मैंने समझा दिया आपको। कैश बैलेंस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ओनली बाय रिकॉर्डिंग बट इट इज पॉसिबल आफ्टर पोस्टिंग ओनली। However, this limitation can be removed if cash book is maintained. बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको समझाने के लिए मेरे को आपको कैश बुक के बारे में बताना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। आप समझो, अगर मैं जर्नल मेंटेन करती हूँ, है ना, जर्नल में मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे कैश की सारी एंट्री पास कर दी, जितना कैश आया जितना गया। मान लो आया तो कैश डेबिट कर लिया, गया तो क्रेडिट, सारी जर्नल एंट्री पास कर ली। क्या आप इस जर्नल एंट्रीज को देख के मुझे ये बता सकते हो कैश कितना है? नहीं। जब तक आप लेजर नहीं बना लोगे तब तक आप नहीं बता सकते। हमने पिछले अकाउंट में सीखा था ना, पिछले चैप्टर में सॉरी, कैश अकाउंट बनाना सीखा था कि पैसा आएगा तो हम यहाँ डेबिट करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। से यस, पिछले चैप्टर में सीखा था। फिर हम क्या करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे माइनस एक्सपेंसेस, जो बचेगा उसको हम कह देंगे कि ये बैलेंस है। लेकिन वो यहां से पॉसिबल नहीं है, आपको उसके लिए लेजर बनाना ही पड़ेगा बच्चों। समझ में आ रहा है? लेजर बनाना ही पड़ेगा, तब जाके आप इसका कैश का बैलेंस बता पाओगे। फर्स्ट थिंग पढ़ो, कैश बैलेंस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ओनली बाय रिकॉर्डिंग, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पोस्टिंग इज डन इन द लेजर। ये सारे ट्रांजैक्शंस को जब आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे, पैसा आया तो इधर गया तो इधर, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट। However, this limitation can be removed if the cash book is maintained. बच्चों मैंने आपको बताया कि जिसके लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हैं, है ना। अब सब्सिडरी में आपको अभी नाम पढ़े थे, परचेज बुक होता है, सेल बुक होता है, परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल रिटर्न, एक कैश बुक भी लिखा था वहां पे, है ना। से यस, कैश बुक भी लिखी हुई थी ना। सब्सिडरी बुक्स का एक पार्ट कैश बुक भी है। बच्चों ये जो कैश बुक होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही बनाई जाती है। कैश बुक होती है ना, सेम ऐसे बनती है, टी शेप में। यानी जब भी पैसा आता है तो यहाँ एंट्री होती है, जब भी पैसा जाता है तो यहाँ एंट्री होती है। समझ में आया? कैश बुक का जो फॉर्मेट है, जो उसका कॉलम्स दिए गए हैं, वो इसी तरीके से दिए गए हैं कि पैसा आए तो इधर एंटर करें, जाए तो इधर एंटर करें। फिर आप बोलेंगे मैम ये तो आप लेजर बना रहे हैं, आप तो क्लासीफाइंग स्टेज पे चले गए, आप तो रिकॉर्डिंग में है ही नहीं। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है। कैश बुक जब आप बनाते हैं, इस कैश बुक का फॉर्मेट जरूर कैश अकाउंट जैसा होता है, लेकिन ये लेजर का पार्ट नहीं है, ये जर्नल ही है। तो कैश बुक को ना जर्नलाइज्ड लेजर कहा जाता है। डिटेल में हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। कैश बुक को क्या कहा जाता है? इट इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। क्यों? क्योंकि जब आपने कैश बुक बना दी तो आपको कैश अकाउंट की जरूरत नहीं रह जाती। जब आप लेजर बनाते हैं वहां पे आपको दोबारा से कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? डिटेल में मैं जब कैश बुक चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर है कैश बुक, उस टाइम पे बताऊंगी। फिलहाल के लिए क्या वो याद रखो कि अगर आप सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं
तो आपने कैश बुक बनाई होगी। अब वो कैश बुक कैसी बनाई होगी, ऐसी। कैश बुक बनाने के बाद कैश अकाउंट की जरूरत खत्म हो जाती है। समझ में आया आपको? यानी जब जर्नल पार्ट में आपने कैश बुक बना दी तो लेजर में कैश अकाउंट की जरूरत 0 हो गई। सिंपल है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी डिटेल में हम जब चैप्टर पे चलेंगे। दिस इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर, यानी आप जर्नल बना के ये नहीं बोल सकते अब मुझे लेजर की जरूरत नहीं है, मैंने तो सारे ट्रांजैक्शन लिख दिए। अब लिख के क्या करेगा भाई आगे? नेक्स्ट व्हाट? तो आपको ये करना ही पड़ेगा। जर्नल इज अ बेस फॉर पोस्टिंग, बट विथ जर्नल वी कैन नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर अकाउंट और हेड। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द, देखो रिकॉर्डिंग में होता क्या है बच्चों, आप डेट वाइज ट्रांजैक्शंस लिखते जाते हो, लिखते जाते हो, लिखते जाते हो, आपको कोई मतलब नहीं है कि किस हेड में क्या पैसा गया। से समझ में आ रहा है? क्लासिफिकेशन स्टेज पे जब आते हो तब आप क्या करते हो, सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे इकट्ठा करते हो, अकाउंट बनाते हो उसका, कि सैलरी के जितने भी ट्रांजैक्शन आपने पूरे साल में लिखे होंगे वो एक जगह सैलरी अकाउंट में इकट्ठे हो जाएंगे। रेंट के जितने भी ट्रांजैक्शन पूरे साल में हुए होंगे रेंट अकाउंट में इकट्ठे हो जाएंगे। परचेज के जितने ट्रांजैक्शन हुए होंगे परचेज अकाउंट में जाके इकट्ठे हो जाएंगे। तब तो आप कुछ बता पाओगे कि क्या हो रहा है फाइनली। यानी रिकॉर्डिंग करने से कुछ भी नहीं होगा। जर्नल इज अ बेस फॉर पोस्टिंग, बट विथ जर्नल वी कैन नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर अकाउंट और हेड। इट इज ओनली पॉसिबल विथ लेजर। दस जर्नल इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर लेजर। आपको ये दोनों बनाने पड़ेंगे। दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। समझ में आ रहा है? इसके बिना वो नहीं हो सकता, उसके बिना ये नहीं हो सकता, दोनों करने जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। इस तरीके से बनेगी बच्चों जर्नल आपकी। ठीक है, ये जर्नल का फॉर्मेट है। देखो टोटल 5 कॉलम होते हैं। पहला डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। देना आपका रजिस्टर दो। आपको करना कैसे है देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये रजिस्टर का पेज है, जो लेफ्ट मार्जिन होती है टेक इट टू बी डेट एज इट इज। ठीक है, पेन देना बच्चे एक बार, मैं अपना पेन रख दूं। ये आपका जो लेफ्ट मार्जिन है ये पूरा आप डेट को दे दीजिए, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको ना पीछे वाले पेज का मार्जिन भी दिख ही रहा होता है वैसे, नहीं तो जितना डेट बनाया उतना ही आप 2 कॉलम बनाएंगे डेबिट और क्रेडिट नाम से। जितना आपका डेट कॉलम की जगह थी उतना ही डेबिट क्रेडिट। एक और पतला सा कॉलम, इसमें लिखना कुछ नहीं है, खाली नाम का बनाएंगे। ये जो एलएफ कॉलम है देखो कितना छोटा सा बनाया, यानी लेफ्ट मार्जिन गिव टू डेट, डेट जितने ही 2 यहां बनाइए और एक पतला सा कॉलम जिसमें आपने कुछ नहीं लिखना है। बीच का जो पोर्शन रह गया ये पूरा पर्टिकुलर्स को होना चाहिए मैक्सिमम। देखो मैंने ये जो बनाया इसमें इतना पोर्शन मेरा पूरा पर्टिकुलर्स का था। समझ में आ रहा है आपको? यानी आप क्या करेंगे, पहले ये लाइन बनाएंगे, फिर पीछे से शुरू करें, एक स्केल जितनी स्केल की विड्थ होती है उतने 2 कॉलम बनाएंगे, एक पतला सा, और बीच का सारा आप छोड़ दीजिए। ठीक है, बच्चे करते क्या है, यहाँ बनाएंगे फिर इधर बनाएंगे आधा, इसको थोड़ा ही सा छोड़ देंगे और फिर बांट देंगे। उससे बेटर क्या है, पहले इसको करो, लास्ट के 2 करो, अपने आप बीच में मैक्सिमम जगह छूट जाएगी। ठीक है जी, ये लीजिए, थैंक यू। सो दैट्स हाउ यू विल प्रिपेयर जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। समझ में आई? याद रहेगा या दोबारा बोलना है? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। अब इसमें होता क्या, ये वाला कॉलम क्या है, ट्रांजैक्शन की डेट है। जैसे मान लीजिए 5 अप्रैल 23 का ट्रांजैक्शन, अप्रैल 5 आ गया। पर्टिकुलर्स में वो सारी डिटेल आएगी। मान लो मैं यहाँ पे कोई भी एक ट्रांजैक्शन लिख लेती हूँ, व्हाट आई विल राइट, ओके, इंट्रोड्यूस्ड 50,000 एज कैपिटल एंड स्टार्टेड अ बिजनेस। पहला ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा इस फॉर्मेट में? देखिए कौन से 2 चीजें इंपैक्टेड हैं, कैश, कैपिटल। कैश क्या है, एसेट है। कैपिटल, कैपिटल के अंडर में कैश बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले हम डेबिट वाला आइटम लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट।
टू, ये टू क्या है, दिस टू इज रिटर्न अलॉन्ग विद द क्रेडिट आइटम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैप। अब अगर मैं कहूं इस एंट्री को रीड करो, तो इसका रीड कैसे करना है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, दैट्स हाउ यू विल रीड। समझ में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गई जर्नल एंट्री। अमाउंट में कैसे लिखेंगे, कैश के सामने 50,000 रुपए डेबिट और नीचे वाली लाइन में कैपिटल के सामने क्रेडिट। समझ में आई बच्चों बात, ये हो गई जर्नल एंट्री। अब यहां पे ब्रैकेट में नरेशन लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, जिसको अभी मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन। बीइंग, नरेशन हमेशा कौन से वर्ड से स्टार्ट होगा, बीइंग। बीइंग शोज दैट दिस इज द रीजन दैट आई हैव एंटर्ड दिस, ओके। बीइंग बिजनेस। अब ये जो नरेशन होता है ना बच्चों, ये आप अपनी भाषा में लिखिए, व्हाट हैपेंड टू दिस, आई थिंक सम, ओके। ये जो नरेशन होता है, दिस कैन बी इन योर ओन लैंग्वेज, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है। कुछ प्रॉब्लम हो गई, राइट, ऑलरेडी रिकवर्ड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दिस, शायद मेरा हाथ लग गया, नो वरीज। जर्नल एंट्री करने के बाद आपने यहाँ पे नरेशन लिखना है, क्या लिखना है, मैं दोबारा लिख देती हूँ बच्चों, आई डोंट नो हाउ इट डिसअपीयर्ड। कैश टू कैपिटल, नरेशन कौन से वर्ड से शुरू होगा, बीइंग। अब ये बीइंग के आगे जो लिखना है ना, वो आप अपनी भाषा में लिखिए। कुछ ना समझ आए ना तो ट्रांजैक्शन को कॉपी कर दीजिए, जो ट्रांजैक्शन आपको दिया है ना, कॉपी दैट, बीइंग लिख के, ठीक है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कुछ भी, मतलब ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि मैंने ये एंट्री क्यों करी है, और अमाउंट आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई बच्चों? सो दैट्स हाउ आप एंटर करेंगे। एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है इस कॉलम्स के बारे में। डेट में डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर्स में क्या क्या आएगा, बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। फर्स्टली द डेबिट एस्पेक्ट, मैंने पहले डेबिट वाला लिखा, एंड देन क्रेडिट एस्पेक्ट, ठीक है। देन क्रेडिट एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड फॉलोड बाय द वर्ड टू। देखो मैंने यहाँ टू लगाया है ना, क्रेडिट से पहले क्या लगता है, टू। फॉर एग्जाम्पल, ओके, इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, पेड सैलरी टू राधा, तो कैसे होगा, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, नरेशन में लिख दिया बीइंग सैलरी पेड। समझ में आया? पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या लिखना है, नरेशन क्या होता है, इट इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट एंट्री। डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट आएगी, और डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा सेम होगा। लेजर फोलियो क्या होता है, अब ये वाला जो कॉलम है बच्चे, व्हाट इज दिस, जिसको आपको ब्लैंक छोड़ना है। मैंने बोला कुछ नहीं लिखना है आपने, ठीक है, प्रैक्टिकली इसमें लिखा जाता है, बट फिलहाल आप कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम ओरिजिनल अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ ट्रांजैक्शंस को अभी तो हम पढ़ रहे हैं, राइट, एकेडमिक व्यू पॉइंट पे हैं हम अभी। सो ये जो LF कॉलम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो, क्या बोलते हैं। अब इसको आप ऐसे समझे कि ये जो कॉलम है ना, आपकी लेजर का इंडेक्स है, क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लेजर वाली बुक में आप ये ढूंढना चाहते हैं कि ये एंट्री मुझे किस पेज पे मिलेगी, जैसे लेजर बुक काफी बड़ी होती है, राइट, तो अगर आपको ये एंट्री उसमें ढूंढनी हो तो 500 पेज की अगर लेजर है, आप मार्केट में जाके लेजर देखना, इतने मोटे मोटे बुक्स आते हैं, राइट। सो क्या आप लेजर का हर पन्ना चेक करोगे कि कहाँ ढूंढूं कहाँ ढूंढूं कहाँ ढूंढूं, नहीं। आप यहाँ पे जो पेज नंबर लिखा है, जस्ट गो टू दैट एंड यू विल गेट दिस। समझ में आया? यानी जर्नल से जब लेजर में पोस्टिंग की जाती है, उस प्रोसेस में मान लो आप पेज नंबर 80 पे ये एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, तो जहां पे आपने पोस्ट करी हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं फटाफट। समझ में आया? सो दिस लेजर फोलियो डिनोट्स पेज नंबर ऑफ लेजर। जब आप लेजर बनाएंगे तो वहां पे एक कॉलम पाएंगे JF, क्या पाएंगे, JF, जर्नल फोलियो। यानी वहां पे लिखा होगा कि अगर ये एंट्री आपको जर्नल बुक में ढूंढनी है तो कौन से पेज पे जाइए, यानी ये एक दूसरे का इंडेक्स है। समझ में आया? लेजर फोलियो आपको लेजर का पेज नंबर बताएगा कि इस एंट्री को अगर लेजर में ढूंढना है तो कहाँ ढूंढूं, और जब आप लेजर बना रहे होंगे वहां पे एक कॉलम है JF, तो वहां पे जर्नल का पेज नंबर होगा कि जर्नल के इस पेज की ये एंट्री है। समझ में आया आपको?
कोई दिक्कत है? फाइन, आई होप दिस मच इज क्लियर। ओके, टोटलिंग एंड कैरी फॉरवर्ड, ये क्या दिया हुआ है मैं इसको बता देती हूँ। दीजिए एक बार आपकी बुक। जैसे ये हमारी जर्नल है फॉर एग्जाम्पल, राइट। मैंने यहाँ से मान लो जर्नल लिखना शुरू किया, फर्स्ट पेज। यहाँ पे मैंने मान लो 10 ट्रांजैक्शन लिख दिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट हर एक ट्रांजैक्शन का होगा। सो वंस आई एम डन विद दिस 10 ट्रांजैक्शंस, मैं क्या करूंगी, इस डेबिट क्रेडिट का यहाँ टोटल कर लूंगी। क्या करूंगी? तो जैसे ही मैं टोटल करूंगी मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ ये मैच हो रहा है, मतलब ये सारा ठीक लिखा हुआ है। फिर यहाँ जो टोटल आएगा, इस टोटल को मैं नए पेज पे लिख दूंगी, फिर और ट्रांजैक्शंस लिखूंगी, फिर इस टोटल में सारे ट्रांजैक्शंस को जोड़ती चलूंगी, फिर इस पेज का टोटल आ जाएगा। इस पेज के टोटल के बाद बच्चों फिर वो टोटल नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट किया जाएगा डेबिट क्रेडिट में, फिर और ट्रांजैक्शंस लिखे जाएंगे। समझ में आ रहा है? दैट्स हाउ इट कीप्स ऑन गोइंग, राइट। पढ़ो। Usually the transactions in a business are voluminous and require number of pages in the journal. So amount of debit and credit is totaled on each page and is carried forward to the next page. हर एक पेज का टोटल किया जाएगा और वो नेक्स्ट पेज पे लेके जाया जाएगा। टोटल कैरिड फॉरवर्ड एट द एंड ऑफ पेज, टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ न्यू पेज। जब आपका पेज खत्म होके टोटल आएगा तो उस पे क्या लिखोगे? टोटल कैरिड फॉरवर्ड, यानी इस टोटल को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और जब नए पेज पे उस टोटल को आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी हम पिछले पेज से यहाँ पे इसको लेके आए हैं। समझ में आया? बाय दिस इट इज पॉसिबल टू मेक आउट दैट डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स। क्लियर है बच्चों? वैसे प्रैक्टिकली बताऊं, ये नहीं भी करते ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके एग्जाम में जर्नल का क्वेश्चन आया, आपको सॉल्व करने में 4 पेजेस लग गए, तो कुछ स्कूल्स हैं जो बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं कि नहीं हर पेज का टोटल भी करो, अदरवाइज इट्स डूएबल, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ओके, बट इट्स गुड इफ यू डू दैट। अब ये बच्चों, ये मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, ये हमें सिर्फ रिपीट करना है। ये लास्ट चैप्टर में मैंने समझा दिया था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है, तो उसका ये पूरा टेबल बना के दिया हुआ है आपको। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर हम गुड्स के परचेज या सेल की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन हमें जो दी है, बायर का नाम भी दिया है और सेलर विदाउट द वर्ड कैश, यानी बायर और सेलर का नाम दिया हुआ है और कैश वर्ड नहीं है, तो ये क्या हो गया? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। एग्जाम्पल देखो, गुड्स सोल्ड टू राम वर्थ ₹5,000। समझ में आ रहा है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिस्टर राम का नाम दिया हुआ है और कैश वर्ड नहीं है बच्चों। हम किसी भी डेटर क्रेडिटर का नाम तब याद रखते हैं जब उससे हमने कोई ट्रांजैक्शन लेना देना बचा होता है। मान लो मेरी दुकान है, आप कुछ सामान खरीदने आते हो, ठीक है, आपने 1000 रुपए का सामान लिया और बोलोगे ये पकड़ो कैश, क्या मैं आपका नाम पता पूछूंगी? मेरे को क्या करना है, कोई आया था लिया चला गया। लेकिन वहीं अगर मान लो आप मेरे से आके बोलते हो कि मैम उधार पे सामान दे दो, पूरा खबर निकाल के फिर सामान दूंगी। समझ में आ रहा है? कहाँ से आया, कौन है, क्या नाम है, क्या पता है, कहाँ दुकान है, ठीक है, पता चला, रेफरेंस चेक भी करें इधर उधर से कि भाई जानते हो क्या इस बंदे को उधार पे सामान दे दें क्या। तो कहने का मतलब, जब आपको किसी का नाम दिया हुआ है और कैश वर्ड नहीं है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आगे पढ़िए। नेम ऑफ द बायर और सेलर इज गिवन विथ द वर्ड कैश, तो ये क्या हो जाएगा? कैश ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल देखो, गुड्स सोल्ड टू राम वर्थ ₹5,000, सेम ऊपर वाला कॉपीड है, मैंने ऐड कर दिया फॉर कैश, तो ये क्या हो गया? कैश ट्रांजैक्शन हो गया। समझ में आ गया? नेम ऑफ द बायर और सेलर इज नॉट गिवन, कुछ भी नहीं दिया है, खाली बोला है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000, कैश ट्रांजैक्शन। जब किसी का नाम ही नहीं है तो क्रेडिट कैसे बनाओगे, राइट। अच्छा, अगर आपको ऐसा बोला होता सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 ऑन क्रेडिट, नाम नहीं है किसी का, तो एंट्री कैसे करोगे ये बताओ। क्रेडिट ही है वो तो मुझे भी समझ में आ गया। अगर मैं ऐसा लिख दूं गुड्स सोल्ड वर्थ ₹5,000 ऑन क्रेडिट, सो हाउ यू विल एंटर? नाम नहीं है किसी का आपके पास। पार्टी टू सेल्स, समझ में आया? किसी को तो बेचा ही है उधार पे, हमें नहीं पता किसको बेचा है, क्वेश्चन में दे नहीं रखा, पर कोई ना कोई पार्टी तो जरूर होगी जिसको बेचा है।
पार्टी टू सेल्स कर दो। ठीक है, समझ में आ गया? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 चीजें जो हमने डिस्कस की वो या तो हम गुड्स का बाय सेल की बात कर रहे हैं यानी परचेज और सेल, या तो हमने कोई एसेट खरीदा या बेचा है तब ये अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर हम किसी एक्सपेंस या अदर इनकम की बात कर रहे हैं तो आप नाम को इग्नोर करते हैं, है ना, ये बताया था मैंने। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस पे आते हैं। नेम ऑफ पार्टी रिसीविंग द अमाउंट इज गिवन, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड, इट इज ऑलवेज अ कैश ट्रांजैक्शन। मान लीजिए आपको बोला है सैलरी पेड टू रोहन 10,000, तो यहाँ रोहन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस किसका है? सैलरी। समझ में आ रहा है? नाम को तभी ध्यान में दो जब गुड्स बाय सेल हुए हो या एसेट बाय सेल हुआ हो। जैसे अभी यहाँ पे तो एक ही एग्जाम्पल है, मैं और एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लो पेड रेंट टू श्याम 10,000, श्याम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। हमारे बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रेंट। तो जब भी हम किसी एक्सपेंस की बात करते हैं इन दैट केस इग्नोर द नेम, सिंपल है। अच्छा, और एग्जाम्पल लो, इनकम साइड के एग्जाम्पल लो। रिसीव्ड कमीशन 10,000 फ्रॉम सिया, कमीशन इंपॉर्टेंट है या सिया इंपॉर्टेंट है? कमीशन। ओके, नेक्स्ट रिसीव्ड रेंट फ्रॉम राधे 5,000, रेंट इंपॉर्टेंट है या राधे इंपॉर्टेंट है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यानी परचेज सेल के अलावा जब भी आप किसी इनकम एक्सपेंस की बात करेंगे, सिर्फ परचेज एंड सेल इज ऑल्सो इनकम एंड एक्सपेंस, बट उसको एक्सक्लूड करके जो इनकम एक्सपेंसेस है वहां पे नाम इग्नोर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। इफ एन एक्सपेंस इज पेड और पेएबल वी आर लीस्ट कंसर्न्ड विद द पर्सन्स नेम, we will consider name of that particular expense. For example, salary paid or payable to Rohan, we are least concerned with the name Rohan, we will record as follows. अगर सैलरी पे कर दी है रोहन को तो सैलरी टू कैश, अगर पे करनी बाकी है तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। समझ में आया? किसी भी एक्सपेंस इनकम पे नाम अगर दिया है तो कृपया उसे इग्नोर करें। जैसे बोला है पेड रेंट टू श्याम, तो श्याम को देखना ही नहीं है, रेंट वर्ड आ गया तो रेंट को पकड़ो, छोड़ दो उसको। समझ में आया? वो खाली कंफ्यूज करने के लिए थी। इतनी बात क्लियर है बच्चों? आगे चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। कहा है कि जर्नल एंट्री 2 तरीके की होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है कंपाउंड। किसी को पता है ये क्या होता है? नहीं पता? आपको पता है? ठीक है, आपने एग्जाम्पल बताया, मुझे मतलब बताओ, आप बताओगे सिंपल एंट्री क्या होती है और कंपाउंड एंट्री क्या होती है? चलिए मैम बताएंगे आपको, डोंट वरी। सो इफ आई टॉक अबाउट द सिंपल जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब होता है एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कंपाउंड क्या होता है? एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट, मोर देन 1 डेबिट और क्रेडिट। जैसे सिंपल जर्नल एंट्री में क्या होता है? सिर्फ एक अकाउंट डेबिट होगा और एक क्रेडिट, मतलब उस ट्रांजैक्शन से सिर्फ 2 ही अकाउंट इंपैक्ट हो रहे होंगे, सो दैट इज कॉल्ड सिंपल जर्नल एंट्री। एग्जाम्पल मैंने दिया है, सिंपल जर्नल एंट्री इज अ एंट्री इन विच ओनली 2 अकाउंट्स आर इंपैक्टेड, one is debit, other is credit with the equal amount. For example, goods sold to Rajesh 10,000, देखो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, goods sold to Rajesh for 10,000, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया क्योंकि किसी का नाम दिया हुआ है और कैश वर्ड नहीं है। सो एंट्री राजेश एसेट है, हमें फ्यूचर में उससे पैसे मिलेंगे, आज हम सामान बेच रहे हैं। सेल्स हमारी इनकम है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है। एंट्री बन गई राजेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ब्रैकेट में बीइंग गुड्स सोल्ड। अब ये हुई सिंपल जर्नल एंट्री, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही अकाउंट डेबिट हुआ, एक ही क्रेडिट। आगे चलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है? इसका ही फर्दर मैंने एग्जाम्पल लिया है कि हमने पहले राजेश को सामान बेचा था 10,000 का, जब उसने हमें रुपए दिए तो हमने उसको 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, देखिए कंपाउंड जर्नल एंट्री इज अ जर्नल एंट्री
in which more than 2 accounts are affected, one or more account is debited and or one or more account is credited. For example, इसका ही हम ले रहे हैं, राजेश जिसको सामान बेचा था सेटल्ड हिज अकाउंट फॉर 9800। सेटल्ड हिज अकाउंट का क्या मतलब है कि अब कोई और लेना देना नहीं बचा, खत्म हो गया। 10,000 रुपए हमने लेने थे, हमारी बुक्स में एक डेटर था, उसने 9800 दे के अकाउंट सेटल कर दिया, मतलब 200 रुपए हमने उसको डिस्काउंट दे दिया कि चल भाई कोई बात नहीं, है ना। जैसे मान लो अगर मेरे को आपसे 30,000 रुपए लेने हो और मैं कह दूं कि चल यार 28 दे दे, कोई बात नहीं, बात खत्म कर, है ना। सो 2,000 रुपए क्या हो गया, डिस्काउंट। मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, मेरा घाटा हो गया 2,000 रुपए का, जिसको मिला उसके लिए फायदा हो गया। समझ में आया। तो फिलहाल हम डिस्काउंट अलावर के एंड पे हैं। सो कैश बिजनेस में कितना आ गया, 9800। ये एसेट है, बिजनेस में एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। अगर आप किसी को डिस्काउंट देते हैं तो आपके लिए खर्चा हो जाता है, वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस भी जब बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है। रूल्स याद आ रहे हैं मेरे बोलने से। राजेश हमारा एसेट था, से यस, एसेट था। अब क्योंकि उसने पैसे दे दिए वो एसेट खत्म हो गया, तो व्हेन एसेट रिड्यूसेस क्रेडिट कर दिया जाता है। जब वो बढ़ा था तो हमने एसेट डेबिट किया था, अब खत्म हो गया तो क्रेडिट। अब यहां देखिए, यहाँ पे दो चीजें डेबिट हुई तो ये क्या बन गई, कंपाउंड जर्नल एंट्री बन गई। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ही होंगी, यहाँ 4 भी डेबिट हो सकते थे, 2 क्रेडिट भी हो सकते थे। ठीक है, आगे आगे जैसे जैसे आप टफर ट्रांजैक्शंस पे जाएंगे हो सकता है आप 3 डेबिट 3 क्रेडिट की एंट्री भी कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट विल डिपेंड। इतनी बात समझ में आ गई। सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड क्या है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो चले आगे। सिंपल और कंपाउंड में कोई डाउट बचे पीछे, दोबारा बताना है। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब आते हैं बच्चों डिस्काउंट पे। ये हालांकि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। फिर भी हम क्विकली इसे रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, डिस्काउंट इज एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर। Yes, discount is an allowance given by the seller of goods out of the selling price, also called list price, marked price और catalog price. डिस्काउंट क्या होता है, प्राइस में रिडक्शन इज डिस्काउंट। सिंपल है, अगर कोई 10,000 की चीज में आपको 9,000 में देने को अग्री हो जाऊं तो 1,000 रुपए क्या हो गया, डिस्काउंट। सो डिस्काउंट जो है 2 तरीके का होता है। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। बच्चों ये मैंने बहुत अच्छे से आपको सेकेंड चैप्टर में समझाया था, स्टिल आई विल एक्सप्लेन अगेन। आई ऑलवेज टेक एग्जाम्पल ऑफ सब्जी वाला टू एक्सप्लेन दिस। सब्जी खरीदने गए हो मम्मा पापा के साथ कभी, मान लो आप टमाटर लेने जाते हो, टमाटोज, राइट। सब्जी वाले को 250 ग्राम का रेट पूछना, अगर मान लो अभी हम कुछ भी रेट अज्यूम कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक इट टू बी 12 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। 12 रुपए का 250 ग्राम उसने बोला आपको, ठीक है। अब आप उसे 1 किलो का रेट पूछना, वो डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करके रेट नहीं बताएगा आपको, क्योंकि जब आप 250 ग्राम्स बाय करते हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, अगर 1 किलो का रेट पूछेंगे तो शायद वो 40 रुपए बता दे, हो सकता है 45 रुपए बता दे। क्यों, 12 इंटू 4 कितना होता है, 48। पर हो सकता है किलो लेने से वो आपको 45 में दे दे। फिर उससे पूछना 5 किलो का क्या रेट है, वो और कम करके बताएगा। उसको बोलना 20 किलो का पूरा बोरा दे दे, फिर क्या रेट है, और कम करके बताएगा। जैसे जैसे आपकी बल्क क्वांटिटी होती जाती है, प्राइस क्या होता जाता है, रिड्यूस। आपको पता है ये गुड़गांव सेक्टर 10 में जो सब्जी मंडी है, कभी गए हो वहाँ, बड़ी सब्जी मंडी गए हो सब्जी लेने, नहीं गए, जरूरत ही नहीं पड़ती। वहां पे क्या होता है, बल्क क्वांटिटी ही बाय करना पड़ता है। आप वहां जाके बोलोगे 250 ग्राम दे दो, कोई नहीं देगा। कम से कम किलो 2 किलो आइटम आपको मिनिमम बाय, वैसे तो 5 किलो चलता है वहां, जैसे आलू प्याज लेने 5-5 किलो की बात करते हैं, राइट। तो होता क्या है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है प्राइस कम होता जाता है, ठीक है। सो मान लीजिए कि 5 kg टोमेटोज की बात करते हैं,
वैसे 40 रुपीज पर केजी का रेट है, पर क्योंकि 5 किलो लेने थे तो सामने वाले ने क्या बोला कि 180 रुपए दे देना। 40 इंटू 5 कितना होता है 200। सामने वाले ने बोला कि चलो 5 किलो लोगे तो 180 रुपए दे देना, है ना। अब जिसने खरीदा उसके लिए परचेज प्राइस 180 है, जिसने बेचा उसके लिए सेल प्राइस 180 है। से यस, तो 20 रुपए लिखने की जरूरत क्या है, लिखना ही नहीं। समझ में आया। देखो, हम जब भी किसी को सामान बेचते हैं, लॉस में तो नहीं बेचेंगे, ऑब्वियस सी बात। लॉस में बेचोगे क्या, नहीं। अगर वो आपको 180 रुपए में दे रहा है, कहने का मतलब कितने रुपए लगाया उसने आपको, कितने रुपए लगाया, 5 से डिवाइड करोगे 5 3 36, है ना। अगर वो 36 रुपए पर केजी में आपको दे रहा है, भाई ठीक है मेरा कैलकुलेशन वो चेक कर रहा है कि मैम ने 180 से 5 डिवाइड सही किया है कि नहीं। 36 रुपए में वो दे रहा है ना, तो वो भी प्रॉफिट में ही दिया होगा उसने। मान लो 30 का खरीद के लाया होगा फॉर एग्जाम्पल, है ना, उसने 36 रुपए पर केजी में दे दिया। सो कहने का ये मतलब है कि जो ये प्राइस इसने रिड्यूस किया आपके बल्क क्वांटिटी बाय करने से, ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेचा ही 36 रुपए में, तो सेल 36 रुपए ही रिकॉर्ड करेगा ना वो। क्यों वो रिकॉर्ड करेगा 40, लॉजिकल है। देखो, बल्क क्वांटिटी सस्ती क्यों होती है, क्योंकि उसमें वेस्टेज कवर हो जाता है। कोई अगर मान लो 5-10 किलो इकट्ठे ले जाएगा, तो हमारा जो छोटी छोटी क्वांटिटी में बेचने में वेस्टेज होता है वो बच जाता है, इसलिए हम कम रेट में दे देते हैं, राइट। सो कहने का मतलब ट्रेड डिस्काउंट जो होता है विच इज ड्यू टू बल्क क्वांटिटी, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि ये डिस्काउंट ट्रांजैक्शन में एंटर करने से पहले दे दिया जाता है। से यस, ट्रांजैक्शन होने से पहले मैंने पूछा ना कि भैया 5 किलो लूंगी तो कितना दोगे, अगर वो प्राइस मुझे समझ आएगा देन आई विल एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है। तो ये डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड क्यों नहीं होता, क्योंकि ये बिफोर एंटरिंग द ट्रांजैक्शन हो जाता है। से यस, यानी इस डिस्काउंट के बाद ही ट्रांजैक्शन होता है, तो फिर लिखने की क्या जरूरत, सिंपल। ओके, मूविंग टू कैश डिस्काउंट, ये दिया जाता है अर्ली पेमेंट्स या इमीडिएट पेमेंट पे, इमीडिएट पेमेंट्स या अर्ली पेमेंट्स। अब इसे समझो, आपसे एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, आप में से किसी से, आपसे पूछते हैं बच्चे। आपसे कोई बंदा सामान खरीदने आया, ठीक है, मान लो मैं इसका नाम भूल जाता हूँ, निश्चल, हाँ, निश्चल सामान खरीदने आया। इसने बोला कि मुझे ये सामान चाहिए उधार पे, मैं आपको 4 महीने बाद पैसे दूंगा, ठीक है। और यही सामान ईशान आपसे खरीदने आया और ये कह रहा है कि मैं आपको इमीडिएट पेमेंट करूंगा। आप किसको महंगा बेचेंगे ये बताइए, जिसने उधार पे लिया है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों आंसर किया आपने। बाद में करेगा वो भी आएगी नहीं आएगी, 4 महीने का ब्याज का लॉस होगा वो अलग, है ना। 4 महीने बाद किसने देखा है, कल किसी ने नहीं देखा। और जो बंदा आपके सामने, अच्छा एक और सवाल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आज आपको 98 रुपीज दूंगी, 5 महीने के बाद लोगे तो 110 दूंगी, कौन सा प्रेफर करोगे। आज 98 दे दे, कल किसने देखा है, लॉजिकल है। तो देखिए क्या होता है कि जो ये कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं इनमें हमें बेनिफिट होता है, क्योंकि इमीडिएट पैसा आ जाता है, आगे का फ्यूचर रिस्क खत्म हो जाता है। से यस, ठीक है। ऊपर से हमें इंटरेस्ट का बेनिफिट होता है, अगर आज पैसे मिलेंगे और 4 महीने बाद मिलेंगे तो अंतर है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं कि एक्स ने वाई से कोई सामान खरीदा, राइट। एक्स ने वाई से सामान खरीदने गया, वो सामान 10,000 का था। अब इसने पूछा कि भाई अगर मैं इमीडिएट पेमेंट कर दूंगा तो कुछ कम करोगे, बोलेगा हाँ ठीक है चलो 9800 रुपीज दे देना इमीडिएट। आप पता है बैंक वो कपड़े अगर कभी खरीदने गए हो तो वो आपसे पूछता है कैसे पे करोगे, कैश या बैंक, है ना। बैंक से पे करते हो तो 2% एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, कैश में नहीं लगते हैं। देखा है कभी ऐसा सब, ये तो लॉजिकल रोज होता है। कपड़े लेने जाना, कभी बोलना कि बैंक से, तो वहां पे आपके चार्जेस वो बिल्कुल डिस्काउंट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एक तो वो वाइट का ट्रांजैक्शन हो गया, उसको इनकम दिखानी पड़ेगी, बैंक 2% का चार्ज लेगा। वही कैश में दोगे ना तो शायद वो कम कर देगा। तो बैंक कैश का भी अंतर होता है, समझ में आ रहा है आपको। सो कैश डिस्काउंट जो होता है वो सेल वैल्यू के बाद होता है। जैसे सेल वैल्यू क्या होती है, बल्क डिस्काउंट के बाद जो डिसाइड होती है वो सेल वैल्यू होती है।
लेकिन उस पे भी अगर कोई फर्दर डिस्काउंट दिया जाए सेल प्राइस पे भी, तो दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। यानी ये ट्रांजैक्शन एंटर होने के बाद होता है। सही है। अगर मान लो मैंने 10,000 का सामान इसको बेचा और फिर ये तुरंत पैसे, मान लो 4 महीने की उधारी पे ले गया था और 10 दिन में ही पैसे देने आ गया, इसने बोला कि 10 ही दिन में मेरे पास पैसे आ गए, आप ले लो, तो मेरा फर्ज बनता है ना मैं इसको कुछ डिस्काउंट दूं। 4 महीने की उधारी पे ये ले गया था। सो मैंने बुक्स में तो रिकॉर्ड किया होगा 10,000 रुपए, निश्चल नाम का डेटर से, यस, जिस दिन सामान बेचा निश्चल के 10,000 रुपए लिख दिए। लेकिन जब वो देने आया, बहुत जल्दी देने आ गया, मैंने बोला चल तू 200 रुपए कम दे दे, ठीक है, क्यों ऐसा बोल दिया, मेरा इंटरेस्ट का फायदा हो रहा है 4 महीने का। इसने सिर्फ 9800 दिए। बच्चों अब देखो, जो डेटर आप बुक्स में 10,000 रुपए का रिकॉर्ड कर चुके हो पहले से, अब उसे क्लोज तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हिसाब तो क्लियर हो गया हमारा। तो फिर अगर वो 9800 ही दे रहा है तो 200 रुपए का क्या करोगे, कहीं तो लिखना पड़ेगा। इफ यू नीड टू क्लोज, 10,000 रुपए तुमने पहले लिख रखे हैं कि निश्चल से लेने हैं, अब वो 9800 दे गया, लिख दो, कैश में आ गए 9800, कैश अकाउंट डेबिट टू निश्चल, 200 रुपए का क्या, 200 रुपए इसके अकाउंट में दिखते रहेंगे कि अभी लेने बाकी है। तो अगर नहीं लेने बाकी है तो आप उसे खत्म करें डिस्काउंट लिख के, अपना खर्चा मान लें कि 200 रुपए खर्चा हो गया। सिंपल है। इतनी बात समझ में आई। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है बल्क क्वांटिटी पे, कैश डिस्काउंट दिया जाता है अर्ली और इमीडिएट पेमेंट्स। आखिरी वर्ड समझो, रिबेट। रिबेट क्या होता है? जो इन दोनों कारणों से ना हो, ना तो बल्क क्वांटिटी के कारण आपने रिड्यूस किया, ना ही अर्ली पेमेंट्स के कारण, तो क्या कारण हो सकते हैं? कोई एग्जांपल देना चाहेगा? कोई रिबेट क्यों देगा? पुअर क्वालिटी के लिए, यस, हाँ, इसको एग्जांपल को थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई सामान भेज दिया सौम्या को, ठीक है, वो अप टू द मार्क नहीं था, जैसा सौम्या ने मांगा था वैसा नहीं था, पर काम चलाऊ था, ठीक है। तो अब शी कॉल्ड कि मैम आपने तो गलत सामान भेज दिया। तो मैंने बोला भाई यार थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गई, काम तो चल ही जाएगा तुम्हारा, चलो तुम 5,000 रुपए कम दे देना, कोई बात नहीं इस गलती के लिए। ये रिबेट है। समझ में आया आपको? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो रिबेट ऑन द अदर हैंड इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स बाय द सेलर फॉर द रीजन अदर देन विच ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है लगाओ। समझ में आ रहा है? रिबेट जनरली ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद दे दिया जाता है कि भाई चलो इतने लेने थे, तुम कम कर दो, गड़बड़ हो गई तो कोई बात नहीं, काम तो चल ही रहा है। कभी पुअर क्वालिटी गुड्स चले गए, कभी नॉट अप टू द मार्क, नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशंस, मे बी सम डिफेक्टिव गुड्स, सो वट एवर XYZ रीजन अगर आपको बाद में पता चलता है तो आप उसको रिबेट दे देंगे। जिसने रिबेट दिया उसके लिए खर्चा है, जिसको रिबेट मिला उसके लिए इनकम हो गई, फायदा हो गया। तो वैसे ही डिस्काउंट का होता है, जो डिस्काउंट देता है उसके लिए खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड के नाम से लिखता है, जिसको डिस्काउंट मिला होता है उसका फायदा है, वो डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से क्रेडिट करता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। थ्योरी अभी इसमें थोड़ी सी और भी है, हालांकि ये मैंने सब समझा दिया है। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट क्या है, रिबेट क्या है, ये पूरा यहाँ पे मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो बट रीड करना था मैंने, बट आप इसे एज अ होमवर्क भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सारी चीजें आपको समझा दी है। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, रिबेट रिकॉर्ड होता है, राइट। तो यहाँ पे वैसे थ्योरी खत्म हो जाती है इफ यू रीड दिस। उसके बाद तो मैंने सिर्फ ये कुछ जर्नल एंट्रीज दे रखी हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री अभी मैं नहीं समझाऊंगी, अभी उसको बाद में करेंगे हम। फिलहाल के लिए ट्रांजैक्शंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री हम सेपरेट क्लास लेंगे इसके लिए, उसके बाद समझाई जाएगी। सो बच्चों, आपको आज होमवर्क में करना क्या है, आई शेयर दिस PDF इन द ग्रुप। आप इतनी थ्योरी रिवाइज करके आएंगे अगली क्लास में, और मैंने आप सबको एक शीट दिया आज, देखो, ठीक है। तो ये ऐसी शीट है जिसमें जर्नल के सारे ट्रांजैक्शंस कवर्ड हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। हार्डली कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होगा ये शीट करने के बाद आप सॉल्व ना कर पाए, राइट। सो मैं ये शीट सॉल्व कराऊंगी आपको, और उसके बाद जर्नल के सारे ट्रांजैक्शंस आप खुद करेंगे। सिंपल है। So that's all for the day. I hope you guys enjoyed and learned properly. I'll share this PDF as a part of your homework. You will read this whatever theory we have studied today. बच्चों घर पे थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, राइट। डोंट डिपेंड कि मैम ने क्लास में पढ़ा दिया, हमारा हो गया, मैम ने अच्छा पढ़ाया था, हमें समझ आ गया,
बाहर निकलते ही 20% भूल जाओगे, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। रात को सोने से पहले 80% भूल चुके होगे, लेकिन वही अगर तुम घर जाके रिवाइज कर लोगे तो चीजें सॉर्ट हो जाओगी। ठीक है, तो हमें अपनी मेमोरी से लड़ना है, जो भुलक्कड़ है उसको भूलने नहीं देना। That's all for the day. I hope you guys enjoyed. Thank you. Bye bye.